हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिए कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बार पहले फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जितने बच्चे न्यू ज्वाइनिंग है उनको पहली क्लास लेनी पड़ेगी। और मैंने जैसे बताया कि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको, क्योंकि हम बेसिकली प्रैक्टिकल सोचेंगे। अभी तक हम जितने भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, एज एन कंपनी सोचते हैं, कंपनी को ये फायदा ये। अब ये वाला सब्जेक्ट एज अ इन्वेस्टर सोचना है कि मेरे को कितना फायदा, मुझे कंपनी को कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, हम अपने फायदे की बात करेंगे हर बार पर्सनल लेवल पे, ठीक है ना। तो अगर लास्ट क्लास में क्वेश्चंस की हम बात करें और हम कहां तक चले गए थे, तो हमने सबसे पहले देखा था सर, क्या देखा था, रिटर्न होल्डिंग पीरियड रिटर्न एचपीआर। उसका फॉर्मूला क्या था आपका, इनकम P1 P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। सर इनकम मतलब डिविडेंड भी हो सकता है और इंटरेस्ट भी हो सकता है। P1 मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस, जिस प्राइस पे आपको बेचोगे उसको P1 बोलते हैं। P0 जिस प्राइस पे आपने खरीदा होगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बन गया था। कुछ एग्जाम्पल देखे थे। इसके बाद हमने देखा था, अगर हम बात करते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में, तो जो इनकम है हमारा, वो जो मार्केट प्राइस की वजह से इनकम हुआ है, जनरेट हुआ है, उसको हम कैपिटल गेन बोल देंगे। और जो डिविडेंड है वो तो हर साल की जो इनकम होगी। जैसे कि मैंने यहां पे भी बताया था आपको कि एक पार्ट जो होगा हमारा कैपिटल होगा, फिर डिविडेंड होगा, शायद वो यील्ड। अगर सिर्फ एक पोर्शन निकालने को बोला जाए तो आपका डिविडेंड यील्ड होगा, और ये पोर्शन बोला जाए तो कैपिटल गेन यील्ड माना जाएगा। इसके बाद फिर से हमने आगे क्या देखा, क्वेश्चंस देखा। इस क्वेश्चंस के अंदर हमने वो सारे पार्ट्स निकाले जो हमने सीखे थे 3.1 में। अगले पॉइंट पे हमने फिर से एक क्वेश्चन देखा और वहां पे हमने सीधा सीधा होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लिया था, जो कि क्वेश्चंस में बोला गया था। थर्ड क्वेश्चंस में मल्टीपल ईयर दे रखे थे और इसके हिसाब से आपको सारा का सारा बताना था, जो कि आपने हर साल का अलग अलग बताया था निकाल के। मैंने 2 बता दिए थे, बाकी आपने कर लिए होंगे। अब इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। अब इन्वेस्टर जो है ना, जो हमें निकालना है रिटर्न, जो हमें रिटर्न निकालना है, और रिटर्न 2 बेसिस पे निकाला जाता है मेनली। हमें एवरेज रिटर्न बताना है, एवरेज रिटर्न बताना है। अरे हमें एवरेज रिटर्न बताना है। यानी 2 पार्ट होगा। एक तो हमें बताना है कि कितना रिटर्न कमाया, ठीक है ना। यानी एक निकालना है हमें एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न, रिटर्न कि हमने कितना रिटर्न कमाया है। ये हम अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकालेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस। एक निकालना पड़ सकता है हमें कि हम कितना रिटर्न कमा सकते हैं, यानी सर एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न
ये हमारा एक अंदाजा होगा जो कि होगा जनरली फ्यूचर बेसिस पे, ठीक है ना, फ्यूचर बेसिस पे। और अभी हम सिंगल इन्वेस्टमेंट का सीख रहे हैं, सिंगल इन्वेस्टमेंट। जब मल्टीपल इन्वेस्टमेंट आएगा ना, तो वहां पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज पोर्टफोलियो। अब एक बार रिटर्न क्या मैं बात कर रहा हूं वो देख लो, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से बात कर ही रहे हैं, तो मैं पूरा पूरा आपको प्रैक्टिकल बता दूं। जैसे रिलायंस चार्ट, ये शेयर लिख देंगे तो आ जाएगा। अब देखिएगा, शेयर प्राइस। अब दैट इज, मैं यहां पे 5 डे का ले लेता हूं, ठीक है। अब ये 5 डे का आपको अगर अच्छे से विजुअल हो, अरे ये तो हो नहीं रहा, तो कोई और साइट है, मैं एक साइट ना ढूंढ ही लूंगा जहां पे इस पे थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं। हाँ, ये देखिए, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम सोच लेते हैं। अब मान लो मैं यहां पे हूं, आज मैंने बोला कि आपको शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो हम फैसला कैसे लेंगे कि किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है? पहले तो आपको उसके पास्ट परफॉर्मेंस को जानना होगा। पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे कि भैया इसका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा है कि पहले वो नीचे आ गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा, फिर थोड़े टाइम पे नीचे। तो आप देख रहे होगे एक बार बढ़ते 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 फिर थोड़ा सा डिप लगाता है ये, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है, डिप लगाता है, ये चल रहा है पास्ट, ठीक है ना, ये पास्ट। तो अगर मैं यहां से यहां एनालिसिस लगाऊं, तो यार बढ़िया होगा जहां पे डिप लगाए मैं वहां खरीद लूं, ताकि ऊपर जाए और मैं बेच दूं। और यहां से हर जगह आपको डिप अप डाउन मिलता रहेगा, फिर उसके बाद ना एकदम गिरने चालू हो गया, इसे बोलते हैं बियरर, बियरर बोलते हैं, जो बियरर एकदम मंदी आ गई, देख रहे हो कैसे कट टू कट मारता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। तो ये भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि गिर गया तो खरीद लो, क्या लेवल डाउन का होगा नहीं पता। बहुत ज्यादा गिर गया तो एक अंदाजा लगा सकते हैं यार अब ऊपर जाएगा तो इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट बन सकते हैं। अब देखो गिर गया, फिर से दोबारा चांसेस है कि ऊपर चला जाए, तो मैं यहां इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। अगर मैं देखूंगा काफी टाइम से बढ़ ही रहा है यार, ये तो शेयर बढ़ ही रहा है, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो यानी अगर मैं किसी शेयर मार्केट में या कहीं पे पैसे लगाने की सोचूंगा तो पास्ट परफॉर्मेंस को देखूंगा। पास्ट परफॉर्मेंस को देखने का मतलब, अगर मुझे पता चल जाए कि पहले महीने में ये 10 रुपए था, दूसरे महीने में 20 रुपए था, तीसरे महीने में 30 रुपए था, तो एवरेज इसका प्राइस क्या होना चाहिए? तो सिंपली हम एक मेथड अपनाते हैं जिसको तीनों को निकाल के हम एवरेज 3 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन। तो हम पास्ट परफॉर्मेंस को अर्थमेटिक मीन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एक अगला सीखेंगे कि फ्यूचर में कैसे निकाला जाए, वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के सीख लेते हैं। आपके इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे देखा होगा। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, पहले तो एवरेज रिटर्न निकालने का। तो एवरेज रिटर्न कैसे निकालोगे सर? एवरेज रिटर्न निकालोगे, आपका रिटर्न 1 प्लस रिटर्न 2 प्लस रिटर्न 3, अगर 3 साल का रिटर्न है ये सो ऑन चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ आपका एवरेज रिटर्न है, ये एवरेज रिटर्न। और ये किस बेसिस पे निकाला जाता है? जिसको हम बोल रहे हैं अर्थमेटिक मीन, जो कि आपने निकाला होगा। इसको हिंदी में माध्य बोलते हैं, इसको हम और मीन, सिंपल मीन कह देते हैं। तो इस बेसिस पे निकाला जाएगा। यानी अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो वैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पिछले कई सालों से, हाँ वॉइस में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। रिटर्न के नीचे क्या लिखा है? फ्यूचर, फ्यूचर बेसिस होगा, ये बेसिक लिख दिया मैंने, फ्यूचर बेसिस। मतलब ये फ्यूचर के हिसाब से डिसाइड होगा, मतलब कितना कमाएंगे, एक्सपेक्टेड मतलब कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना इनकम हो सकता है, इसकी बात चल रही, ठीक है। चलिए अब यहां पे
यहां पे अब मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, मीन का। तो हम कुछ एक पहले मीन के पॉइंट्स देख लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि कैसे निकाला जाए। क्या कहता है, जब डिविडेंड ना हो, एक्स वांट टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ शेयर पे। एवरेज रेट क्या कह रहा है, एवरेज रिटर्न निकालना चाहता है शेयर पे। करंटली अवेलेबल प्राइस 160, 31 दिसंबर 2013। शेयर प्राइस 31 दिसंबर 2008, 9, 10, 11, 12, यानी हमारे पास 8 से स्टार्ट है। तो हम प्राइस को जोड़ें तो 2008, 9, 10, 11, 12, 13, तो 2000 जो 13, तो ये जो प्राइस दे रहा है कहता है ये 2008 का है, दैट इज 100 रुपए। उसके बाद हो गया 118, फिर 130, फिर 120, फिर 140, फिर 160, ठीक है ना। यही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, यही चल रहा है। 13, 13, 12, 12 का था ऊपर एज अ 12, 13, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सालों का डेटा गिवन है। एंड द शेयर डिड नॉट पे एनी डिविडेंड ओवर द दीज ईयर, और दे नहीं रहा। कैलकुलेट एवरेज रिटर्न, आपको एवरेज रिटर्न यहां पे बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज रिटर्न। आप देखिए, आपने स्टार्टिंग में 2008 में 100 रुपए का खरीदा था, आपकी कमाई कितनी हुई यहां से यहां तक, फिर यहां से। तो एवरेज रिटर्न कैसे निकालेंगे, एवरेज रिटर्न, ठीक है, हमें एवरेज रिटर्न निकालना है। पूरा लिख देते हैं इसको, एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू ईयर 1 का हमने लिखा आर, रिटर्न 1। आर क्या होता है सर, ये भी तो समझाना भूल ही गया। R1 इज इक्वल टू जो हमारा P1 माइनस में P0, ये होगा हमारा R1, कि कितना रिटर्न हमने उसके ऊपर कमाया है एक तरीके से। तो पहले साल का अगर इनकम की बात करें 2008 से लेके 9 तक में, तो हमने कितनी इनकम कमाई है सर, 18 रुपए। फिर अगर हम आगे चलें, इसमें कितने कमाए हमने, 18 रुपए। इसके बाद अगर पहले यहां तक देखो, आपको क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चंस क्लियर है हर बच्चों को। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस क्लियर है हर बच्चों को। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब हम इसको बेसिक तरीके से निकालो। चलो हम 2000 पहले 8 में देख लेते हैं कि कितना कमाया होगा। तो 2008 में P1 माइनस में P0 डिवाइडेड बाय P0 इनटू में 100, ये फॉर्मूला मैं पूरे में लगाता जाऊंगा। तो सर 118 माइनस में 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये आ गया 18 पर। 18% है, याद रखना 18% है। सेम अगर 2009 की बात करें तो ये 1 साल का रिटर्न है, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न नहीं है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बताऊंगा मैं। 1 साल का रिटर्न है, एनुअल रिटर्न निकाल रहे हैं हम। देखो यहाँ पे एवरेज रिटर्न जब भी कहे तो एनुअल रिटर्न निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब यहां से लेके यहां तक के बीच का जानना है। तो 18 और 30 कितने हो गए सर, 18 और 30 22 ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 118 इंटू में 100, 22 118 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 118 इंटू में 100, यह आ गया 18.64। अब 2010 पे आ जाइए। 2010 की जब करेंगे तो हम 10 और 11 चेक करेंगे। तो भाई साहब ये तो घट गया, ये तो घट गया, तो -10 हो गया है ना। P1 तो ये होगा, तो -10 डिवाइडेड बाई 130, तो 10 डिवाइडेड बाई 130, तो ये 7.69 माइनस का आ गया। अब 11 की बात कर लेते हैं, 2011 के, तो इन दोनों को कंपैरिजन चलेगा। तो 20 से 40 हो गया, कितने बढ़ गए, 20 बढ़ गए। 20 बढ़ के डिवाइडेड बाय P0 लेंगे, जो कि कितना है हमारा 120, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 100, तो कितने आ गए सर, 16.66% आ गए, ठीक है ना। 11 के बाद अब 12 का लेंगे, 2012,
2012, इधर ले लेते हैं 2012, चलो थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, 12 का ले लेते हैं। तो 12 का क्या होगा सर, 12 का अगर देखा जाए तो यहां से यहां तो कितने बढ़ गए सर, 20 ही बढ़ा, डिवाइडेड बाई 140 इंटू में 100, 20 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100, ये आ गया 14.28, ठीक है 14.28। अब आ जाते हैं सर 13, तो 13 के लिए तो हमें 14 का रिटर्न चाहिए, तो 13 को तो हम निकाल ही नहीं सकते, 13 का तो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। यहां तक हर बच्चों को क्लियर है। तो हमने क्या करा सर, हमने क्या करा, हमने यहां पे रिटर्न्स निकाले हैं, ये पहले साल का रिटर्न है, ये दूसरे साल का रिटर्न है, ये तीसरे साल का माइनस में रिटर्न है, ये चौथे साल का रिटर्न है, ये पांचवें साल का रिटर्न है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज हम कितना रिटर्न कमा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज की बात आए तो इन सभी को जोड़ दिया जाएगा, यानी एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न, रिटर्न रिटर्न 1 यानी R1 प्लस रिटर्न 2 प्लस रिटर्न 3 यानी 1 2 3 रिटर्न 4 और प्लस रिटर्न 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 5 से इंटू डिवाइड कर देंगे, तो 18 प्लस 18.64 माइनस 7.69 प्लस 16.66 प्लस 14.28 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, तो 18 प्लस 18.64 प्लस माइनस 7.69 प्लस 16.16 प्लस 14.28 डिवाइडेड बाय 5, तो ये रिटर्न आया है 11.98। पहले ये देखिए, फिर बताएंगे इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसके क्या क्या लिमिटेशन है। सर 12 होगा 22 नहीं, 12 होगा 22 नहीं, मैंने कहा 22 ले लिया, ओहो यहां गड़बड़ कर दिया, चलो शुक्र है आपने बता दिया, तो 12 ले लें, 118 डिवाइडेड बाय 100, 10.69 10.69 10.69 10.69 10.69, ठीक है 18 प्लस 10.69 माइनस 7.69 प्लस 16.66 प्लस 14.28 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 10.38। रिटर्न जो निकल के आया ये निकल के आया 10.388%। ये पर एनम है क्योंकि एवरेज निकाला है। अगर यहीं पे मैं पूछ लेता कि होल्डिंग पीरियड बताओ, होल्डिंग पीरियड HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो आप क्या करते, पहले वाला ले लेते और आखिरी वाला ले लेते, और आप 2013 में बताते ये बातें, 2013 क्योंकि ये तो 12 तक ही बता सकते हैं, तो 13 में क्या कहते हैं सर, 60 रुपए का मुनाफा हुआ, 100 रुपए था और इनटू में 100, तो टोटल आपने जितने भी साल लगाए वहां 60% कमा लिए। तो ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालते हैं इसके अंदर हमारा पर एनम का पंगा नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं फिलहाल के लिए ये। तो पहले देखिए अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग एवरेज रिटर्न कैसे निकाले। 10.16 माइनस का 10.16 माइनस होगा 10.16 माइनस होगा, ये मैंने 10.7 आएगा ना, देखिए 18 10 है सर। 2008 का रिटर्न कैसे निकाला, उसका तो P0 नहीं है, तो 2008 तो निकाल सकते हैं, प्लीज टेल। तो 2008 में मैंने इतने का ही खरीदा P0, हम 2008 में, यानी मैं कह सकता हूं मोटी मोटी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो 2000 को बेस मान के, ये 8 मत मानो, बेस मान के हम 2009 में ये रिटर्न निकाल रहे हैं। आपका भी कहना ठीक है, हम 2009 के अंदर रिटर्न निकाल रहे हैं बेस मान के, तो आप इसको 9 भी मान सकते हो, 9 10 11 12 13, 13 का हमने रिटर्न निकाल लिया। चलो हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर 8 का कैसे निकालोगे आप, तो वो दूसरी तरीके से समझ रहे, मैंने बोला उसको बेस माना, 9 मान लो, इसको 10 मान लो, 11 मान लो, 12 मान लो, 13 मान लो, ठीक है।
10.16 होगा, 118 ही तो होगा। आप बताएं किसके अंदर होगा। तुषार कह रहा है सर 2009 का 10.16 होगा, ये कह रहे हैं 10.16 होगा, 12 डिवाइडेड बाय 118। हाँ, ये कह रहे हैं 10.16 होगा, ये लीजिए 16 कर दिया, ठीक है। और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 16 कर दिया, आना यही है। लेकिन ठीक कह रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत तो ये रह गया है। साइज रिड्यूस कर दें थोड़ा, बताइए।